All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completely discussed the financial statements of partnership. हमने last class में partnership के financial statements को thoroughly, completely understand किया था. एक एक चीज, एक एक element उसकी understand की थी, discuss की थी. हमने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, उस पे इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट 1890, सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारे पास होमवर्क के दो क्वेश्चंस मौजूद हैं. दो सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए थे. एक सवाल जो कि जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, उसको देखेंगे कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं. और दूसरा सवाल जिसमें एग्रीमेंट मौजूद है, देखते हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं. तो सर, वी हैव क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 95 ऑफ योर वर्कबुक. आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 95 पे ये क्वेश्चन मौजूद है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ए एंड बी provided the following information: sales, purchases, इन्वेंट्री. हमें पता है कि सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, राइट? ओपनिंग इन्वेंट्री. उसके बाद रेंट रिसीवेबल. तो रेंट रिसीवेबल देखते ही मुझे एक चीज समझ आ गई, पता चल गई कि ये इनकम है, दैट दिस इज इनकम. उसके बाद वेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स. तो सर सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न, कैरेज. अच्छा, कैरेज में ये हमें नहीं बता रहा एज ऑफ राइट नाउ, हमें ये नहीं बता रहा कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, राइट? ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ये हमें नहीं बता रहा. ऑब्वियसली ये हमें आगे इंफॉर्मेशन के थ्रू बताएगा. आगे फर्दर इंफॉर्मेशन में हमें बताएगा कि इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है. उसके बाद हमारे पास रेंट पेबल है. अच्छा, ऊपर जो कैरेज लिखा हुआ है, टोटल कैरेज है, बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, दोनों इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मिलाकर है कैरेज. उसके बाद रेंट पेबल मतलब एक्सपेंस हो गया. फिर वी हैव इंश्योरेंस, देन वी हैव मार्केटिंग, देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स. अच्छा, इंश्योरेंस और मार्केटिंग और रेंट पेबल ये सब एक्सपेंस है हमारे पास, राइट? ये सारा डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, एक्सपेंस है. उसके बाद ट्रेड पेबल्स, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो आप नोट करो, ये आपको बता चुका हूं कि इसे हम ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं. द प्रोविजन दैट इज अवेलेबल इन द ट्रायल बैलेंस, द प्रोविजन दैट इज अवेलेबल इन द ट्रायल बैलेंस इज ओपनिंग प्रोविजन, वो ओपनिंग प्रोविजन होता है. उसके बाद कैश, बैंक. अच्छा, अब आप नोट करो, बैंक क्रेडिट साइड पर है, बैंक क्रेडिट साइड पर है. दैट मीन्स बैंक इज एन ओवरड्राफ्ट and it is a current liability. Bank is an overdraft, it is a current liability. फिर लोन फ्रॉम ए. अब आप नोट करो, ए तो पार्टनर है. अब आप देखो, ए तो पार्टनर है और पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है. तो हमने ये बात पढ़ी है, लास्ट क्लास में पढ़ी है कि लोन गिवन बाय अ पार्टनर to the partnership business is treated just like any other non-current liability. It is just like any other non-current liability. और इस पर इंटरेस्ट बनेगा. इंटरेस्ट यहां पे नहीं लिखा हुआ, देखते हैं कि इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, देख लेते हैं. फिर हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी कॉस्ट है 200,000. और लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, सर वो है 10,000. इसी तरीके से हमारे पास है मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 200,000 और मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन है 20,000. मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन है 20,000. उसके बाद ड्रॉइंग्स. तो पार्टनर ए की ड्रॉइंग्स पूरे साल 14,000, पार्टनर बी की ड्रॉइंग्स पूरे साल 20,000.
These are the drawings partners have done so far in the business in this year. इस साल की ड्राइंग्स ए की और इस साल की ड्राइंग्स बी की 14,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली बता दी गई हैं. फिर हमारे पास करंट अकाउंट्स हैं. अब आप नोट करो, मैंने ये बताया था कि सर करंट अकाउंट it is part of capital section. It reflects capital account, and current account records the day-to-day transactions between पार्टनर्स एंड बिजनेस. पार्टनर और बिजनेस के बीच होने वाली डेली ट्रांजैक्शंस, जो चाहे वो अर्निंग्स हो चाहे वो ड्राइंग्स हो, वो करंट अकाउंट में जाती हैं. अब ये जो करंट अकाउंट अवेलेबल है, नोट कीजिएगा सर, ये ओपनिंग करंट अकाउंट है. करंट अकाउंट वैल्यूज एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. टाइम पीरियड के स्टार्ट में, ईयर के स्टार्ट में, साल के स्टार्ट में ए और बी के करंट अकाउंट की वैल्यूज ये थी कि ए का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर है. ये बात आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि करंट अकाउंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है. तो इसका मतलब अगर करंट अकाउंट क्रेडिट पर आ रहा है तो सर दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव करंट अकाउंट. अगर करंट अकाउंट की वैल्यू क्रेडिट साइड पर आ रही है, ये लास्ट टाइम बता चुका हूं कि अगर करंट अकाउंट की वैल्यू क्रेडिट साइड पर आ रही है दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव करंट अकाउंट. और इसका मतलब भी समझा देता हूं. दिस अमाउंट इज ड्यू ऑन बिजनेस टू बी पेड टू पार्टनर. पार्टनर ए has to receive 4,000 from the business apart from his capital. पार्टनर ए को अपने कैपिटल के अलावा करंट अकाउंट के ये 4,000 रुपए रिसीव करने हैं. अब सर क्यों रिसीव करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. क्यों रिसीव करने हैं ये 4,000? तो सर पार्टनर ए ने पिछले सालों में बिजनेस से जितना कमाया है, द अर्निंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट, जो भी कमाया है पिछले सालों में, अभी उसने उसमें से 4,000 रुपए नहीं निकाले. वो 4,000 रुपए उसके करंट अकाउंट में मौजूद हैं, तभी वो पॉजिटिव बैलेंस है. इसके कंट्रास्ट आप नोट करो पार्टनर बी. इसके कंट्रास्ट आप नोट करें पार्टनर बी का करंट अकाउंट डेबिट पे लिखा हुआ है. 2,200 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है. ये भी आप लोगों को बता चुका हूं कि सर डेबिट साइड का मतलब है that it's a negative current account. Sir, why it is negative current account? Yeah, what do we mean by negative current account? It is negative current account because this amount is owed now on partner to pay the business. ये अमाउंट पार्टनर के ऊपर ओइंग है कि वो बिजनेस को पे करे. तो सर ऐसा क्यों हो सकता है कि पार्टनर ने पिछले सालों में जो अर्निंग्स की होंगी उससे ज्यादा उसने विड्रॉल कर लिया होगा, तो उसका करंट अकाउंट हो गया नेगेटिव. अब उसे पे करना है बिजनेस को. पार्टनर ए की सिचुएशन में पार्टनर को रिसीव करना है, और पार्टनर बी की सिचुएशन में पार्टनर बी को पे करना है बिजनेस को. तो नेगेटिव और पॉजिटिव करंट अकाउंट, दीज आर द करंट अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. टाइम पीरियड के स्टार्ट में ये वैल्यूज हैं, और जाहिर सी बात है साल के दौरान उन कुछ कमाएंगे, और ड्राइंग्स लिखी हुई हैं. तो देखते हैं आगे इसको फिर करंट अकाउंट क्या मांगा है हमसे. फिर हमारे पास है कैपिटल अकाउंट्स ए और बी के. ए ने 1,20,000, अच्छा दोनों पार्टनर्स ने 1,20,000 1,20,000 इन्वेस्ट किया हुआ है. दोनों पार्टनर्स ने, बोथ पार्टनर्स हैव इन्वेस्टेड $120,000, राइट. अब आप एक चीज मुझे बताएं, आपसे सिंपल सा सवाल है, आपसे सिंपल सा सवाल है.
सर पार्टनरशिप का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, और हमने सोल ट्रेडर जहां एक अकेला बंदा होता था, और अभी बिल्कुल रिसेंटली हमने फर्स्ट मंथली टेस्ट का जो रिव्यू किया उसमें हमने फ्रांको और शोबी और खैला दो सोल ट्रेडर्स के दो सवाल देखे। सर दोनों सवालों में ट्रायल बैलेंस मौजूद था और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनानी थी। आप मुझे बताएं इसमें क्या ऐसा डिफरेंस नजर आया? सर क्या ऐसा अलार्मिंग डिफरेंस है? आप नोट करो कुछ भी नहीं, आप नोट करो कुछ भी नहीं। सर अपार्ट फ्रॉम टू सेपरेट ड्रॉइंग्स ऑफ टू पार्टनर्स, टू सेपरेट कैपिटल वैल्यूज ऑफ टू पार्टनर्स, वहां पे ड्रॉइंग्स एक ही होती थी, कैपिटल भी एक होता था। सिर्फ पूरे इस ट्रायल बैलेंस में एक ये नई चीज है, बस करंट अकाउंट। एक ये नया वर्ड है करंट अकाउंट, बाकी आप ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब आप सोल ट्रेडर में भी मेरे साथ कर चुके हैं। तो आपके लिए ट्रायल बैलेंस शुड नॉट बी समथिंग न्यू, कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो पार्टनरशिप है, ट्रायल बैलेंस तो वही है ना यार। ट्रायल बैलेंस का फंडामेंटल बैकग्राउंड बेसिक्स तो वही है जो सोल ट्रेडर में भी होता था। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं, देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन, और हमसे मांग क्या रहा है, रिक्वायरमेंट भी देखते हैं, फिर अटैम्प्ट करते हैं सवाल को। ये तो हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। आप नोट करो, ये हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। वंस अगेन, एज ऑफ राइट नाउ सो फार, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी सोल ट्रेडर में हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। आगे कह रहा है रेंट पेबल वॉज प्रीपेड बाय 2,000। अब आप देखें जरा, कितनी कितनी वो सेम सोल ट्रेडर वाली वर्किंग हो रही है। रेंट पेबल प्रीपेड है 2,000, इसका मतलब रेंट पेबल ज्यादा पे कर दिया है। तो सर रेंट पेबल कितना पे कर दिया है पहले ये तो नोट करो। सर रेंट पे कर दिया है 15,000, रेंट पे किया है 15,000, इसमें से 2,000 ज्यादा पे कर दिया, माइनस करेंगे। 2,000 ज्यादा पे कर दिया, माइनस करेंगे। रेंट 2,000 ज्यादा पे कर दिया, माइनस करेंगे। ये चीज सोल ट्रेडर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है वेजेस वर अक्रूड फॉर 5,000, वेजेस पे करना बाकी है। वेजेस कितनी पे कर दिए? सर वेजेस पे कर दिए 20,000, वेजेस पे की हुई है 20,000, और अभी भी 5,000 पे करना बाकी है। अभी भी 5,000 पे करना बाकी है। तो ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, +5,000, +5,000। अब तक पार्टनरशिप का तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ, अब तक तो वही सोल ट्रेडर वाली चीजें चल रही हैं। तो सोल ट्रेडर पक्का है तो फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। आगे आपसे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 10%। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% पे मेंटेन करेंगे। तो चलो जरा 10% की वर्किंग कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग कर लेते हैं। ये नोट कीजिएगा, ये नोट कीजिएगा, ये आपको ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 2,200, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ओपनिंग, नोट करना, ये लिखा हुआ ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,200। सर आपको ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सवाल में दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं 2,200। अब हम यहां पर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है डाउटफुल डेट्स 10% पे बनेंगे, 10%। तो ये हो गया जनरल डाउटफुल डेट्स, हमने पढ़ा है जनरल और स्पेसिफिक, तो ये हो गया जनरल डाउटफुल डेट्स। 10% ऑफ व्हाट? सर 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आप नोट करें ट्रेड रिसीवेबल्स है 42,000, इस पे 10% डाउट है,
हो गया 4200। तो अब आप नोट करें, 2200 का ओपनिंग प्रोविजन है, 2200 का ओपनिंग प्रोविजन है, 4200 का क्लोजिंग प्रोविजन आ गया, 4200 का क्लोजिंग प्रोविजन आ गया। सर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है 2000 से, प्रोविजन इज इंक्रीजिंग बाय 2000। तो सर ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, दिस विल बिकम एक्सपेंस फॉर अस। ये हमारा, so closing provision is increasing, that suggests that shows that the provision for doubtful debt is expense for us। हमारा डाउटफुल डेट्स बढ़ रही हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है 2000। ठीक है, एज ऑफ राइट नाउ वंस अगेन ये काम भी सोल ट्रेडर में कर चुके हैं। आगे एग्जामिनर कह रहा है कैरेज इज 40% ऑन परचेजेस। कह रहे कैरेज जो है वो परचेजेस पर 40% है। कैरेज जो है वो 40% ऑन परचेजेस है। इसका मतलब परचेजेस का कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड्स, परचेजेस का कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड्स। तो सर कैरेज की टोटल वैल्यू है हमारे पास 24,000। कैरेज की टोटल वैल्यू है हमारे पास 24,000। 24,000 का 40% कैरेज इनवर्ड्स है। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं यहां पर आपके सामने कैरेज की बात कर लेता हूं। कैरेज इज 24,000, इसका 40% जो कि बनता है 9,600, ये कहलाएगा कैरेज इनवर्ड्स। और रिमेनिंग जो 60% है, रिमेनिंग 60% ये है 14,400, ये कहलाएगा आउटवर्ड्स। तो सर ये हो गया हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों की वर्किंग हो गई हमारे पास। कुछ नया नहीं है, ऐसा सवाल हम सोल ट्रेडर में फैंस के क्वेश्चन में कर चुके हैं, फैंस या फ्रांको में कहीं पे, जहां पे उसने कैरेज एक साथ दिया और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि कैरेज इनवर्ड्स कितना और आउटवर्ड्स कितना। उसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। जो डेप्रिसिएशन है वो कुछ इस तरीके से है, लैंड एंड बिल्डिंग 5% ऑन कॉस्ट, मोटर व्हीकल 12.5% ऑन कॉस्ट। तो आप नोट करो, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन, मोटर व्हीकल ऑन कॉस्ट वो भी स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करने जा रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग ऑन कॉस्ट। तो चले लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट देखते हैं। सर लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है हमारे पास 200,000। अच्छा, दोनों नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट है 200,000। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग 200,000 इंटू 5% 10,000, और जो मोटर व्हीकल है 200,000 इंटू 12.5% 25,000। तो आप देखो डेप्रिसिएशन तो सिंपल हो गई हमारे पास, राइट, डेप्रिसिएशन सिंपल आ गई। अब कह रहा है पार्टनर्स हैव नो फॉर्मल एग्रीमेंट। कह रहा है पार्टनर्स हैव नो फॉर्मल एग्रीमेंट, पार्टनर्स में कोई आपस में फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, पार्टनर्स का आपस में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सर जब भी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा, तो हमने ये पढ़ा है दैट सर पार्टनरशिप एक्ट 1890 विल वर्क। पार्टनरशिप एक्ट 1890 यहां पर आ जाएगा सामने। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या कहता है, सुन लीजिएगा, इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, विच इज राइट, इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। आप नोट करो,
पूरे सवाल में, ये आपके सामने पूरा सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, आप नोट करें पूरे सवाल में आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा, ये दिखाया ही नहीं है, ये बताया ही नहीं है, ये शो ही नहीं हो रहा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस क्या है। तो सर वो इक्वल है। पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस क्या है सर? वो इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि सर पार्टनरशिप एक्ट 1890 कहता है कि इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग हो। पार्टनरशिप एक्ट 1890 कहता है कि वो इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा। तो सर ये इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग है। उसके बाद एक तो हो गया इक्वल कैपिटल, दूसरा हो गया इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, तीसरा नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरीज, एंड इफ एनी पार्टनर हैज मेड अ लोन, उस पे 5% इंटरेस्ट है, उस पे 5% इंटरेस्ट है। तो एक वर्किंग यहां पे करनी पड़ जाएगी, एक वर्किंग यहां करनी पड़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा। लोन है 50,000, लोन है 50,000, सर उस पर 5% इंटरेस्ट, ये बनता है 2,500, ये बनता है 2,500 का इंटरेस्ट। और ये जिस पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, ये जिस पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, ये उसको मिलेगा, ये उसको मिलेगा। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब आप नोट करो, पूरा सवाल आपके सामने डन हो गया। हमसे एग्जामिनर कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ, करंट अकाउंट, तो आप नोट करो करंट अकाउंट अलग से मांग रहा है, करंट अकाउंट एसओएफपी में नहीं, करंट अकाउंट अलग से मांग रहा है। और आपसे कह रहा है एसओएफपी बना दो, और आपसे कह रहा है एसओएफपी बनाओ। तो चलें आपके सामने वेरी क्विकली अटैम्प्ट करने जा रहा हूं, स्टार्ट करने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा। आई वुड बी लुकिंग फॉर द वैल्यूज, मुझे वैल्यूज देते रहिएगा। सर मैं आपके सामने यहां पर पेज नंबर 95 नोट कर लीजिएगा, यहां पर पेज नंबर 95 पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी बनाने जा रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट, उनकी हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। और इस सवाल की खूबी यह है दैट देयर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। नोट कीजिएगा सर, सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप, इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट है। मकसद क्या है? प्रॉफिट निकालना। तो सर इनकम स्टेटमेंट, टू कॉलम इनकम स्टेटमेंट बनेगी। सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू, सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू। नोट कीजिएगा रेवेन्यू की वैल्यू है 400,000, रेवेन्यू की वैल्यू है 400,000, लेस लेस रिटर्न्स। तो सर ये सेल्स रिटर्न है जिसको रिटर्न इनवर्ट्स कहते हैं, 6,000, 6,000। तो आप नोट करें नेट सेल्स आ गई 394,000, नेट सेल्स आ गई 394,000। ऑलराइट, थैंक यू हमजा, थैंक यू बेटा। फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री, नोट कीजिएगा ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। देखते जाइएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000, ठीक है। ऐड करेंगे परचेजेस, तो सर परचेजेस की वैल्यू है हमारे पास 140,000, परचेजेस की वैल्यू है हमारे पास 140,000। ऐड करेंगे कैरेज, ऐड करेंगे कैरेज, और आप
सबको पता है, दिस इज कैरेज इनवर्ड्स, दिस इज कैरेज इनवर्ड्स। तो सर कैरेज इनवर्ड्स की वर्किंग यहां की थी हमने 9600, फिर लेस करेंगे रिटर्न्स, सर परचेज रिटर्न्स, जिसे रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। तो सर रिटर्न आउटवर्ड्स ये रहे हमारे पास 2000 के, नोट कीजिएगा रिटर्न आउटवर्ड्स 2000। और उसके बाद सबसे आखिरी में लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 18,000, 18,000। तो सर 25,000 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 154,600। थैंक यू उमर। 154,600 ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 249,000। बेटे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो उमर कासमानी? ऊपर तो वैल्यू सही थी 154,600, फिर 394, ये 156,000 कहां से ले आए आप ये 156,000 कहां से लेकर आ गए? इट्स 154,600। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 239,400। इट्स 239,400, राइट, 239,400 क्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये तो शुक्र है कि मैंने अपनी, अब से मैं अपनी खुद की सेल्फ वर्किंग यहाँ सामने दूसरी स्क्रीन पे ओपन रखता हूँ, तो क्रॉस चेक हो जाता है। तो शुक्र है, आप लोगों की काफी गलतियां आ रही हैं। अब ये नहीं समझ आता, अरे ऐसे कैसे हो जाता है यार, इतना तो नहीं होता ना। देखो पढ़ाते हुए मेरा सारा फोकस एक तरफ है, तो पढ़ते हुए फोकस एक तरफ कैसे नहीं है? या तो स्क्रीन चल रही होगी वहां पे पाकिस्तान की बैटिंग चल रही होगी, यही चल रहा होगा, राइट। इसके बाद हमारे पास एड अदर इनकम, नोट कीजिएगा, एड अदर इनकम तो एक ही इनकम है, एड अदर इनकम तो एक ही इनकम है, वो मुझे याद पड़ रहा है कोई रेंट इनकम थी, एड रेंट इनकम। तो सर रेंट इनकम ये रहा, रेंट रिसीवेबल 10,000। तो इनका रेंट मिलना, रेंट मिल चुका है, इनकम है 10,000, ये बन गया 249,400, 249,400। अब हम करेंगे लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। तो आप नोट करें, एक्सपेंसेस टॉप टू बॉटम, एक्सपेंसेस टॉप टू बॉटम। सर सबसे पहला एक्सपेंस है वेजेस, और वेजेस में एडजस्टमेंट भी है, वेजेस में एडजस्टमेंट भी है। वेजेस 20,000 मिल चुकी हैं, 5,000 मिलना बाकी है। 20,000 मिल चुकी हैं, 5,000 मिलना बाकी हैं, 25,000। वेजेस के बाद जो अगला एक्सपेंस है वो है कैरेज आउटवर्ड्स, 14,400, कैरेज आउटवर्ड्स 14,400। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद रेंट पेबल एक्सपेंस, रेंट। तो सर 15,000 रेंट पे कर चुके हैं, 2,000 प्रीपेड है, 15,000 रेंट पे कर चुके हैं, 2,000 प्रीपेड है, रेंट एक्सपेंस हो गया 13,000। इसके बाद इंश्योरेंस 10,000, इंश्योरेंस 10,000। इंश्योरेंस के बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग 8,000, 8,000, ठीक है, मार्केटिंग 8,000, 8,000।
मार्केटिंग के बाद वी हैव, नोट कीजिएगा, अच्छा, ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस डन हो गए। आप नोट करो, मार्केटिंग पर ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस डन हो गए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलते हैं। तो सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें जो सबसे पहला एक्सपेंस जिसकी वर्किंग करनी है या वर्किंग हुई भी है, हमें उसको रिकॉर्ड करना है, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा था 2000 से, इसकी वर्किंग ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ये देख लीजिएगा, इसकी वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो सर ये एक्सपेंस है हमारा 2000, हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा था। तो सर हम प्रोविजन को एक्सपेंस में लिखेंगे 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास एक्सपेंस में आएगा। इज दिस राइट? प्रोविजन फॉर, तो here we are with provision for doubtful debts, 2000 expense, हमारा provision for doubtful debt $2000, जो डिफरेंस था वो एक्सपेंस में आ गया। ये तो हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रहा, नोट कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन है। दो नॉन करंट एसेट्स है, दोनों की डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, 10,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, और इसके बाद मोटर व्हीकल 25,000। ये दोनों नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन। सर सबसे आखिरी चीज है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए। ए ने लोन दिया है, ये देख लीजिएगा, ए ने लोन दिया है, लोन फ्रॉम ए विच इज 50,000। सर ये लोन है 50,000 का। अब सवाल ये है कि सर यहां तो इसका इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ ही नहीं है कहीं, यहां तो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप रिकॉल करो, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट 1890 में कि सर जब भी कभी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में, कभी भी पार्टनर्स के बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1890 काम करेगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 ये कहता है कि 5% इंटरेस्ट ऑन लोन बाय डिफॉल्ट, बस बाय डिफॉल्ट। अब अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ तय नहीं किया हुआ तो 5% होगा, दैट वुड बी 5%, राइट? तो अब आप फोकस कीजिएगा। सर ये हो गया 2500, ये हो गया 2500। तो अब हम एक्सपेंसेस का टोटल आइडेंटिफाई करते हैं, नोट कीजिएगा। एक्सपेंसेस का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 109,900 ये हमारे पास एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। तो सर प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 139,500। क्रॉस चेक करके बताओ, इज दिस राइट? क्रॉस चेक करके बताओ, इज दिस राइट? क्या यही हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है? 139,500, यस सर, यही प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? सर ये प्रॉफिट पार्टनर्स को बिलोंग करता है, पार्टनर्स के बीच डिवाइड होगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो इस सवाल में नहीं है। दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी इस सवाल में नहीं है। तीसरी चीज आती है पार्टनरशिप सैलरीज, वो भी इस सवाल में नहीं है। चौथी चीज आती है रेजिडुअल प्रॉफिट शेयरिंग, वो इक्वल है, वो इक्वल है। तो आप नोट कीजिएगा, यहां पर आपके सामने रेजिडुअल प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, आपके सामने यहां रेजिडुअल प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा हूं। तो सर पार्टनर ए और बी 139,500 इंटू हाफ बराबर 50%,
139,500 इंटू हाफ बराबर 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 डिवाइड होगा 69,750। 69,750 ये बन गया 139,500। आप देखो दोनों पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट स्प्लिट कर दिया हमने। दोनों पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट स्प्लिट कर दिया, बराबर स्प्लिट कर दिया, इक्वल कर दिया। वी आर डन, दिस इज डन। इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन डन। अब हमसे अगले पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना दें। मैं आपके सामने यहां पर पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाऊंगा। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ओवर हेयर करंट अकाउंट। ये देखिएगा, मैं आपके सामने यहां पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स बनाऊंगा। अच्छा, अब अंडरस्टैंड करना, करंट अकाउंट ए का भी बनाना है और बी का भी बनाना है। तो ए का अलग और बी का अलग बनाने से बेटर है कि आप एक ही टी अकाउंट में दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स बना लो। ये ए की डेबिट साइड, ये बी की डेबिट साइड, गौर से देखिएगा, और ये इन दोनों की क्रेडिट साइड्स। ये लीजिए, ये लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आपके एक ही टी अकाउंट फॉर्म में दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट बन जाएंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने ये देखा था कि किसी एक पार्टनर का पॉजिटिव था और किसी एक पार्टनर का नेगेटिव था। हमने ये नोट किया है कि किसी एक पार्टनर का पॉजिटिव था, किसी एक पार्टनर का नेगेटिव था। सर, जो पार्टनर ए है उसका करंट अकाउंट हमारे पास, जो पार्टनर ए है उसका करंट अकाउंट हमारे पास पॉजिटिव था। इट वॉज ऑन द क्रेडिट साइड, उसका करंट अकाउंट पॉजिटिव था 4,000। तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब क्रेडिट साइड पे। तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर ए का करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 4,000। और इसी तरीके से पार्टनर बी का जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव था 2,200, डेबिट साइड पे दिया हुआ था। 2,200 डेबिट साइड पे दिया हुआ था। ये डेबिट साइड पर आएगा 2,200 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुन लीजिएगा, पार्टनर ए का पॉजिटिव करंट अकाउंट, पार्टनर बी का नेगेटिव करंट अकाउंट। मैं आपके लिए यहां पर लिख भी देता हूं कि ये नेगेटिव बैलेंस हो गया और ये आपका सर पॉजिटिव बैलेंस हो गया। नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनर कभी भी एक पार्टनर का तो मांग सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल पार्टनर्स मतलब दो पार्टनर्स और सबके करंट अकाउंट मांगे या तीन पार्टनर्स, तो अलग अलग नहीं मांगेगा, अलग अलग नहीं मांगता, नहीं मांगता। एक पार्टनर का कभी कभार मांग सकता है। एक बोले हो सकता है, बोले भाई सिंगल ए पार्टनर ए का दिखा दो, तो उसमें फिर उसकी वर्किंग कुछ और होगी। मतलब उसकी वर्किंग के मुराद एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। ठीक है ना? तो अब आप नोट कीजिएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या पार्टनर्स कुछ कमा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस से? क्या पार्टनर्स कुछ कमा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस से? सर, इस सवाल में दो चीजें कमा रहे हैं। इस सवाल में दो चीजें कमा रहे हैं। एक, इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरी प्रॉफिट शेयरिंग। दो चीजें कमा रहे हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा प्रॉफिट। तो आप नोट करो, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ एक ही पार्टनर कमा रहा है और वो है पार्टनर ए, 2,500। और इसके अलावा दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं 69,750। ये देखो, 69,750। ये लीजिए,
दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं 69,750, जबकि और ए जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन कमा रहा है। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे कि क्या पार्टनर्स कुछ निकाला है बिजनेस से? पार्टनर्स ने, क्या पार्टनर्स ने साल के दौरान अपनी अर्निंग्स में से कुछ निकाला है? ड्राइंग्स की हैं। यस सर, ड्राइंग्स की हैं। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ये ड्राइंग्स लिखी हुई हैं। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ये ड्राइंग्स लिखी हुई हैं। और सर ये ड्राइंग्स लिखी हुई हैं हमारे पास। ए ने ड्राइंग्स की हैं 14,000 और बी ने ड्राइंग्स की हैं 20,000। पार्टनर ए ने ड्राइंग्स की हैं 14,000, पार्टनर बी ने ड्राइंग्स की हैं 20,000। अब आप मुझे ये बताओ, ड्राइंग से पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? ड्राइंग से पार्टनर्स का करंट अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। ड्राइंग से पार्टनर्स का करंट अकाउंट डिक्रीज होगा। सर पार्टनर का करंट अकाउंट डिक्रीज होने का मतलब है करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं आपके सामने यहां पे लिखूंगा ड्रॉइंग्स 14,000 फॉर ए एंड 20,000 फॉर बी। ये देखो, 14,000 फॉर ए, 20,000 फॉर बी, ये आ गया हमारे पास करंट अकाउंट। सुन लीजिएगा, इसके अलावा करंट अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज इट, दिस इज इट। अब हमें करंट अकाउंट की टोटलिंग करनी है। अब हमें करंट अकाउंट की टोटलिंग करनी है। अच्छा, क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है दोनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर है। बहुत क्लियरली नजर आ रहा है दोनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो सर ए की क्रेडिट साइड का टोटल उमर कासमानी कह रहे हैं दैट इट इज 76,250। 76,250। तो सर ये मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं 76,250। तो सर डिफरेंस आ गया मेरे पास, जो डिफरेंस आया वो कितना आया? डिफरेंस आया 62,250। नोट कीजिएगा 62,250। सर ये कहलाएगा बैलेंस कैरीड डाउन। और आपको पता है ये पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा, पॉजिटिव 62,250। ठीक हो गया। अब आप बोलो सर पॉजिटिव क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये अगले टाइम पीरियड का क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा 62,250। अगले टाइम पीरियड का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है। राइट, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है। इसी तरीके से अब हमारे पास पार्टनर बी की क्रेडिट साइड का टोटल है 69,750। 69,750 ये सामने प्लेस कर दूंगा। 69,750 माइनस 22,200, सर 47,550। सर वंस अगेन ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस। तो सर अब ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस बन गया 47,550। नोट कीजिएगा, पार्टनर बी का करंट अकाउंट साल के शुरू में नेगेटिव था, लेकिन उसने इस साल अर्निंग ज्यादा की हैं और विड्रॉल्स कम हैं, तो उसका करंट अकाउंट बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर वो पॉजिटिव बन गया। बाय द एंड ऑफ द ईयर वो पॉजिटिव बन गया। मुझे बताओ इज दिस क्लियर? मुझे बताओ इज दिस क्लियर? करंट अकाउंट समझ आ गया? करंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनती? जबरदस्त। आखिरी पार्ट हमसे कह रहा है एसओएफपी बना दें। लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि सर पार्टनर ए और बी की एसओएफपी बना दें इस सवाल की। तो सर इस सवाल की एसओएफपी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। फोकस कीजिएगा, 3 कॉलम्स एसओएफपी, यू ऑल नो दिस। 3 कॉलम्स एसओएफपी, फोकस कर लीजिएगा। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। सर नॉन करंट एसेट्स में दो नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट 200,000 है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट भी 200,000 है। दोनों नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट सेम है इस सवाल में हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितनी डेप्रिसिएशन है हमारे पास, ये देखते हैं। सर लैंड एंड बिल्डिंग में पहले से हमारे पास डेप्रिसिएशन है 10,000।
पहले से 10,000 की डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पे, पहले से 10,000 की डेप्रिसिएशन है। इस साल हमने 10,000 और डेप्रिसिएशन निकाली है। इस साल हमने, ये रही, इस साल हमने काउंट की तो 10,000 और थी, तो सर 10 और 10 20,000 की टोटल डेप्रिसिएशन हो गई लैंड एंड बिल्डिंग पे। नेट बुक वैल्यू हो गई 180,000, ये लीजिए, नेट बुक वैल्यू हो गई 180,000। इसी तरीके से मोटर व्हीकल पे कॉस्ट थी, मोटर व्हीकल पर कॉस्ट थी, सॉरी, मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन थी 20,000, ये नोट कीजिएगा। मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन थी 20,000, और मोटर व्हीकल पर इस साल हमने 25,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, ये हो गई 45,000। तो सर मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू बनती है 155,000। तो सर ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 180 और 155,000, 335,000। 335,000 हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स हो गए। उसके बाद करंट एसेट्स, अच्छा करंट एसेट्स में बैंक तो ओवरड्राफ्ट, ये मुझे याद है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मुझे ये देखना है कोई कैश वैश है, यस सर कैश है। तो अब आप नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, करंट एसेट्स में कैश, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर अदर रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री, ये चारों चीजें करंट एसेट्स में आएंगी हमारे पास। कैश की वैल्यू है हमारे पास 44,000, सीधी वैल्यू है, कोई वर्किंग नहीं है इसमें, कैश की वैल्यू है 44,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं 42,000, देखते जाइएगा, ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए 42,000 माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रोविजन, ये बात बहुत दफा पढ़ ली है, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे। तो सर क्लोजिंग प्रोविजन हमने यहां निकाला था 4,200, क्लोजिंग प्रोविजन हमने यहां निकाला था 4,200, ये बनता है हमारे पास 37,800, 37,800 का ट्रेड रिसीवेबल। अब सर अदर रिसीवेबल में एक प्रीपेड था, एक शायद रेंट प्रीपेड था, ये रहा रेंट प्रीपेड 2,000, रेंट प्रीपेड 2,000। तो सर ये लीजिए, अदर रिसीवेबल्स 2,000 हो गया, और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 18,000। तो अब आप नोट कीजिए, 44,000 प्लस 37,800 प्लस 2,000 प्लस 18,000, 101,800, राइट, वेरी गुड, 101,800, ये हो गया 436,800। नोट करें टोटल एसेट्स। मुझे बताएं क्या टोटल एसेट्स तक क्लैरिटी है? और आप एक चीज नोट करो, एसओएफपी में टोटल एसेट्स वही वही सोल ट्रेडर वाले ही हैं, सेम सोल ट्रेडर की वर्किंग है। इसमें तो पार्टनरशिप का कोई मतलब, पार्टनरशिप होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा टोटल एसेट्स पे, पार्टनरशिप के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब चलते हैं जहां पे फर्क पड़ेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब चलते हैं सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी का सेक्शन नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास इक्विटी का सेक्शन। तो सर इक्विटी में आपको ये बात बता चुका हूं कि दैट पार्टनरशिप्स इक्विटी इज डिवाइडेड इन टू मेन अकाउंट्स, सर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी एंड करंट अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। ये देख लें, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी, करंट अकाउंट ऑफ ए एंड बी।
कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिए हुए 1,20,000, दोनों पार्टनर्स के दिए हुए 120,000, 120,000, दोनों पार्टनर्स के। कैपिटल अकाउंट की वैल्यू सेम है, कैपिटल अकाउंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा, नोट कीजिएगा। 120,000, 120,000, तो सर 240,000 दोनों पार्टनर्स के मिला के कैपिटल की वैल्यू है। अब करंट अकाउंट की वैल्यू लेकर आते हैं, सुन लीजिएगा। हमजा, उमर, साइद, शायान, बच्चों यहां पे फोकस कीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस पे फोकस रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट इस जल्दबाजी में ये एरर कर देते हैं कि जैसे उन्होंने यहां से कैपिटल अकाउंट की वैल्यू उठाई है, ऐसे वो यहां से करंट अकाउंट की वैल्यू भी उठा लेंगे। लेकिन बच्चों ये तो करंट अकाउंट ओपनिंग है, ये तो साल के शुरू का करंट अकाउंट है, हम तो साल के आखिर की एसओएफपी बना रहे हैं। तो साल के आखिर का करंट अकाउंट चाहिए सर, वो कहां से मिलेगा? वो यहां से मिलेगा, वो यहां से मिलेगा। 62,250 ए का क्लोजिंग करंट अकाउंट है, 47,550 बी का क्लोजिंग करंट अकाउंट है। तो आप ये देखें, 62,250 ये ए का क्लोजिंग करंट अकाउंट है, और 47,550 ये बी का क्लोजिंग करंट अकाउंट है। ये मिलाकर हो गया 1,09,800। तो सर टोटल जो कैपिटल आ गया, टोटल कैपिटल इक्विटी 349,800, ये लीजिए 349,800 टोटल इक्विटी आ गई हमारे पास। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, तो सर नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन फ्रॉम ए, जो लोन है सर वो है 50,000 का, जो लोन है वो है 50,000 का। और इसके बाद ये, चलो ये यहां पे लिख देता हूं, और इसके बाद हमारे पास करंट लाइबिलिटी है। तो सर करंट लाइबिलिटी में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, और उसके बाद अदर पेबल। तो आप नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ट्रेड पेबल्स है हमारे पास, वी हैव ट्रेड पेबल्स 12,000, 12,000, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। और लास्ट में हमारे पास एक वेजेस पे करना बाकी है, एक वेजेस पे करना बाकी है, और वो ये रही 5,000, अक्रूड थी 5,000 अदर पेबल। दैट इज इट, दैट इज इट। अब हो सकता है इस मौके पर, इस मोमेंट पे आप में से कोई ये सोचता हो कि सर वो पार्टनर ए को इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटे उसकी वो आपने अर्निंग बना दी है, आपने करंट अकाउंट में लिख दिया है उसको। अब अगर वो उसे निकालेगा तो वो फिर उसकी ड्राइंग्स में चले आएगा, आपने उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। दैट मीन्स यू हैव शोन इट एज हिज इनकम, आपने उसकी इनकम में इसको लिख दिया है। अब आपको इससे ज्यादा और वो अक्रूड नहीं है। अब वो निकालेगा तो वो ड्राइंग्स में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां पे ये सवाल आता ही आता है मेरे पास स्टूडेंट्स का। तो सर ये हमारे पास हो गए 37,000, और टोटल कितना हो गया अब हमारे पास? दैट इज टोटल हो गया अब हमारे पास 436,000, 436,800। आप नोट करें सर, वी हैव बैलेंस्ड। अब पार्टनरशिप क्वेश्चन है, हमने पार्टनरशिप का भी सवाल बैलेंस कर दिया। अब तक तो हम सिर्फ सोल ट्रेडर करते आए थे, अब हमने पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन बैलेंस कर दिया। अब आप जरा गौर से देखें, हमारे होमवर्क में दो सवाल थे, और दो दूसरे सवाल में कोई सच डिफरेंस नहीं है। पूरा सवाल आप गौर से देखना,
पूरा सवाल डॉट एज इट इज आ रहा है, सेल्स परचेज इन्वेंट्री। अब ये देख लो, 770,200, 770,200, यही 770,200 था पहले सवाल में। आप ये भी नोट करो, इंफॉर्मेशन नंबर 1 वही क्लोजिंग इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन नंबर 2 वही रैंड प्रीपेड वेजेस अक्रूड, इंफॉर्मेशन नंबर 3 वही 10% प्रोविजन, इंफॉर्मेशन नंबर 4 वही कैरेज, इंफॉर्मेशन नंबर 5 सेम लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल की डिप्रिसिएशन। बट सर, इंफॉर्मेशन नंबर 6 में फर्क है। Here we have partnership agreement. Here we have a partnership agreement. यहाँ हमारे पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है। मैं आपसे सिंपल सिर्फ इतनी सी बात पूछूं, अगर मैं, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अगर मैं इस पूरे सवाल को, इस पूरी वर्किंग को एज इट इज नीचे उठा के रख दूं, तो आप देखिएगा दिस विल फॉल इन लाइन, दिस विल एब्सोल्युटली फॉल इन लाइन। बस वो आखिरी की रिक्वायरमेंट्स, मेरे ख्याल से आखिरी की चीजें हमारी लाइन में नहीं आएंगी, अदरवाइज तो, अदरवाइज ये हमारा बिल्कुल लाइन में सेटल डाउन हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, देखता है इसकी क्या वर्किंग हमारे पास बैठती है। ये अगर मैं इसको पेस्ट करूं यहां पर, तो आप देखें ये ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल सिंक्रोनाइज होके सेटल डाउन होगा। लेट्स सी, आई थिंक दिस इज दिस इज इट, आई थिंक दिस इज इट। लेट्स सी, देखते हैं। आप देखें ऑलमोस्ट सिंक हो गया हमारे पास, ये देखो बिल्कुल वैसा ही। वेजेस 20,000 प्लस 5,000, रेंट 15,000 माइनस 2,000, वही ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया। हमने प्रोविजन की वर्किंग यहाँ पे की हुई है, राइट। उसके बाद हमने इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड्स की, वहां पे वर्किंग की हुई है। फिर हमने डेप्रिसिएशन यहाँ निकाली हैं। अब सर जो डिफरेंस, मेजर जो डिफरेंस आ रहा है, नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा सर, वो इंफॉर्मेशन 6 ऑनवर्ड्स आ रहा है। यहां पर आपके पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट मौजूद है। यहां आपके पास पार्टनरशिप का इस सवाल में एग्रीमेंट मौजूद है। चले आइए एग्रीमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट पढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अब आप देखो पिछले सवाल में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 वर्किंग में आ गया, और पार्टनरशिप एक्ट 1890 बाय डिफॉल्ट हमारा एग्रीमेंट बन गया। ठीक है ना, उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होती, यहां पर है। इसी तरीके से पार्टनर ए को सैलरी दी जा रही है यहां पर 8,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन है 8%। इंटरेस्ट ऑन लोन है 8%। पिछले सवाल में बाय डिफॉल्ट 5% था, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1890 में बाय डिफॉल्ट 5% होता है। और यहां प्रॉफिट शेयरिंग के 5 हिस्से होंगे, इक्वल नहीं है। यहां प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे, कह रहा है 2 मिलेंगे ए को और 3 मिलेंगे बी को। इसको हम कहते हैं 2:3, 2:3। ये इस रेशियो को कहते हैं 2:3, इस वर्किंग को कहते हैं 2:3। तो सर दो हिस्से हमारे प्रॉफिट के ए को जाएंगे और 3 हिस्से हमारे प्रॉफिट के बी को जाएंगे। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इसके अलावा हमारे पास सवाल में और कुछ नहीं है। इसके अलावा सवाल में हमारे पास और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। आप इसको देखिएगा, आप इस पे फोकस कीजिएगा। आप मुझे बताओ, क्या सेल्स की वैल्यू में कोई फर्क है? क्या ओपनिंग रिटर्न्स की वैल्यू में कोई फर्क है? क्या ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरीज की वैल्यू में कोई फर्क है? क्या परचेजेस की वैल्यू में कोई फर्क है? क्या कैरेजेस की वैल्यू में कोई फर्क है? क्या इनकम की वैल्यू में कोई फर्क है? क्या इंटरेस्ट के अलावा एक्सपेंसेस की वैल्यू में कोई फर्क है? नो सर। नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर सेम नहीं होगा उमर। प्रॉफिट फॉर द ईयर इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट में फर्क आ रहा है, इंटरेस्ट में फर्क आ रहा है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर सेम नहीं है।
लेकिन 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 फोकस कर लो भाई, यहां देखना, रेवेन्यू सेम है, रिटर्न्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ये इनकम, एक्सपेंसेस में वेजेस, कैरेज, रेंट, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट, यहां तक सब सेम है, सिर्फ इसका फर्क है। तो एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का फर्क है तो मैं पूरी वर्किंग दोबारा करने के बजाय, फ्रेश वर्किंग करने के बजाय, इसी आंसर को अपना फाउंडेशन बना लेता हूं और इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग चेंज कर लेते हैं हम। तो यहां देखिएगा, गौर से देखिएगा, मैं यहां पर आपके सामने इसकी वर्किंग को, इन तमाम वर्किंग्स को एज इट इज डुप्लीकेट कर रहा हूं, ताकि हम सिर्फ अमेंडमेंट्स कर लें, सिर्फ अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। अमेंडमेंट कर लेंगे हम, जो चेंज आ रहा है इसको हम बनाएंगे पेज नंबर 96। अब देखो पेज नंबर 95 से अब हम इसको बनाएंगे पेज नंबर 96, गौर से देखिएगा, और इसको हम लिखेंगे फॉर्मल एग्रीमेंट। यस सर, अब सवाल में फॉर्मल एग्रीमेंट मौजूद है, और डिफरेंस जो आ रहा है सर, वो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन पे। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देख लीजिएगा जरा, देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज 8% पर एनम, दोनों पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल कंसेंट से ये तय हुआ, दोनों पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल कंसेंट से ये तय हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन 8% होगा। तो सर 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ 50,000। ये देखो 50,000 का 8%, सर ये होता है 4,500। इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब? सर इसका मतलब अब ये 2,500 की जगह ये हो जाएगा 4,000। देख लीजिएगा, तो सर इंटरेस्ट बढ़ गया तो एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। एक्सपेंस का टोटल अब 109,900 नहीं होगा, बल्कि एक्सपेंसेस का टोटल अब हो जाएगा 111,400। आप देखो, हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, हमने सिर्फ 8% इंटरेस्ट ऑन लोन को अकोमोडेट किया, बाकी सब कुछ तो वैसे ही एज इट इज आ गया। तो सर अब प्रॉफिट फॉर द ईयर भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है, जब एक्सपेंस चेंज हुआ है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी चेंज होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारे पास 138,000, ये नोट कीजिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारे पास 138,000। देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारे पास 138,000। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये प्रॉफिट डिवाइड होगा? यस प्लीज। क्या ये प्रॉफिट पार्टनर्स को बिलोंग करता है और पार्टनर्स के बीच डिवाइड होगा? यस सर, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को बिलोंग करता है और पार्टनर्स के बीच बिल्कुल डिवाइड होगा। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, सर पार्टनर्स के बीच डिवाइड होगा, एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, लेकिन इस सवाल में हमारे पास एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरीज भी है, और प्रॉफिट रेशियो भी हमें दिया हुआ है। तो मैं आपके सामने यहां पर एप्रोप्रिएशन की वर्किंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर तक आ गया 138,000, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे भी वर्किंग कर देता हूं, लेकिन 1 मिनट के लिए, सिवाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के, अब करंट अकाउंट में भी सारी चीजें चेंज होंगी हमारे पास, सिवाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के करंट अकाउंट में हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज चेंज होंगी।
तो वो मैंने हटा दिया और करंट अकाउंट का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट यहाँ अपने सामने रख लिया है। इसको बाद में वर्किंग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, करंट अकाउंट की। चलो अब आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर तक हम आ गए और यहां से अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर पे करते हैं बिजनेस को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर पे करते हैं बिजनेस को, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर पे करते हैं बिजनेस को। तो सर बिजनेस के पास ये अमाउंट आ रही है, तो सर यहां पर ऐड करूंगा, ऐड, गौर तो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, ए और बी, और दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हैं। ए ने की है 14,000 और बी ने की है 20,000। और पता है ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल में दिया हुआ है, ये रहा 14,000 और 20,000। तय ये हुआ दोनों के बीच के 10% पेनल्टी लगेगी, 10%। तो इसका मतलब 10% जो बनता है वो ए पे बनता है 1400 और बी पे बनता है 2000। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 3,400 और ये बिजनेस के पास अमाउंट आ रही है, ये बिजनेस के पास अमाउंट आ रही है। इसके बाद बिजनेस पे करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्योंकि बिजनेस पे करता है पार्टनर्स को, बिजनेस के पास से ये अमाउंट जाती है, लेस करेंगे हम। तो सर पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों ने 1,20,000 1,20,000 रिस्पेक्टिवली लगाए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डिसाइड हुआ है 5%। दोनों पार्टनर्स के बीच 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ है, ये देख लीजिएगा। तो सर 6,000 ए को मिलेगा और 6,000 बी को मिलेगा। बिजनेस के पास से ये 12,000 जा रहे हैं, बिजनेस के पास से ये 12,000 जा रहे हैं। इसके बाद बिजनेस सैलरी पे कर रहा है, और सर किसको पे कर रहा है, ए को पे कर रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, सैलरी पे कर रहा है, ए को पे कर रहा है। और कितनी पे कर रहा है, 8,000, 8,000 पर एनम, साल का 8,000 पे किया जा रहा है, नोट कीजिएगा। तो क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर को, बिजनेस के पास से ये 8,000 जा रहे हैं, माइनस होंगे। तो सर जो अमाउंट अब बच गई, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बट बच गया, वो कितना हो गया, 121,400, 138,000 प्लस 3,400 माइनस 20,000, 121,400। सर ये प्रॉफिट बच गया पार्टनर्स के बीच। अब ये शेयर होगा, तो यहां पे लिख रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा, यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट शेयरिंग, आपके सामने यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट शेयरिंग। तो ए और बी अब इस दफा हिस्से बराबर नहीं होंगे, इंटू 2/5 एंड इंटू 3/5। तो 121,400 के 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्से ए को देंगे जो कि बनता है 48,560, और 3 हिस्से हम बी को देंगे जो कि बनता है 72,840।
840 देख लीजिएगा, ऐड करेंगे 121,400. सर अप्रोप्रिएशन डन, वी आर डन विद द अप्रोप्रिएशन डन. अब आप नोट करो, करंट अकाउंट में चेंजेस आएंगी क्योंकि जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही चेंज हो रहा है, तो करंट अकाउंट चेंज होगा. अब इस दफा पार्टनर्स क्या क्या कमा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न कर रहे हैं, सैलरीज अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन ए अर्न कर रहे हैं 4,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं 6,000. सैलरी ए अर्न कर रहा है 8,000 और प्रॉफिट है 48,560 फॉर ए, 72,840 फॉर बी. इसी तरीके से दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की 14,000 एंड 20,000 और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1,400 एंड 2,000. तो अब आप नोट कर लें, दोनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर है, दोनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर है. अगर क्रेडिट का टोटल हम देखें ए का, तो दैट इज 70,560. 70,560 डिफरेंस निकालो, बैलेंस दो. 70,560 का डिफरेंस आ गया 55,160. बैलेंस carried down पॉजिटिव, राइट. इसी तरीके से क्रेडिट साइड इसकी ग्रेटर है 78,840. 78,840 डिफरेंस कितना आ गया इसका? व्हाट इज द डिफरेंस? इसकी तीन वैल्यूज है हमारे पास, 2200 प्लस 22,000 माइनस 78,840, 54,640. सर ये भी पॉजिटिव कहलाएगा. अब आप देखो, हमने दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट बना लिए. फोकस करना, एनसीए में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क नहीं आ रहा. सर द ओनली डिफरेंस विच इज कमिंग इज इन करंट अकाउंट. द ओनली डिफरेंस यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर हमने इनके करंट अकाउंट की नई वैल्यूज निकाली हैं. तो अब आप देखिएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं. सर पार्टनर ए का 55,160, 55,160 और पार्टनर बी का 54,640, 54,640. आप दोनों का टोटल चेक कर लेना, इट वुड बी 109,800. बाकी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास. तो आप नोट करें, we have completed two questions of partnership in the very same class, one without agreement, one with agreement. मुझे बताएं, is this clear? Yes, please.